अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जिन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे वो हैं पीटीआई अपने मुतालबात से दस्तबरदार मुज़ाकरात पर तैयार। वो गांव जहां गाली देने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। अफ़गान तालिबान के अहम वज़ीर को किसने मारा। और केपी में तालीमी निज़ाम में खौफनाक तब्दीली कि तब्दीली आ गई है लेकिन इंतहाई खौफनाक है। और आप भी जब सुनेंगे तो आप भी बड़े परेशान होंगे। तो नाजरीन आप अपनी सुनाएं, चलें इन ख़बरों को छोड़ें, आप सुनाएं ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, टेली ऑन कर लिया है, तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर देते हैं। तो हम पीटीआई से आगाज़ करेंगे। पीटीआई वाले उनके हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि पीटीआई वाले मुज़ाकरात पर तैयार हो गए हैं। पहले उनके जो मुतालबात होते थे वो थे 26वीं तरमीम वापस ली जाए और 8 फरवरी का जो मैंडेट है वो उनको वापस किया जाए। अब जो है उन्होंने दोनों मुतालबात वापस ले लिए हैं। अब वो आए हैं, वो कहते हैं कि जो 9 मई है और 9 मई का जो वाक़या है कि जब फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया उसके हवाले से, और जो 26 नवंबर को जो डी चौक में हुआ जो ऑपरेशन है उसके हवाले से जो हलाकतें हुई, इन पर जुडिशल कमीशन बनाए जाएं। अब यह है कि इनकी हुकूमती लोगों से मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, लेकिन ये ख़बरें भी चली हैं, लेकिन पीटीआई वाले उस तरह फार्मली इस बात को भी तस्लीम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं, जो उनके जो सेक्रेटरी इतलात हैं वकास अकरम शेख, वो कहते हैं कि मुलाकात का ये मतलब नहीं कि कोई फार्मल मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, लेकिन वकास अकरम शेख उसमें शामिल नहीं थे। जो बाकी लोग शामिल थे, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अली मोहम्मद खान और जो एक और बंदा यानी कि जिसका नाम मुझे अभी भूल गया। तो ये 4 लोग थे और वो आज स्पीकर से भी मिले हैं और भी कोई नून लीग के लोगों से मिले हैं। तो तासर ये मिल रहा है कि जैसे कोई मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अब ये है कि साथ और इस हवाले से हमारे जो जियो के 2 रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया है, अगरचे ये ख़बर अभी ज़राए की हद तक है। और जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने तो ये बात की कि जो इन 2 चीज़ों के बारे में जो गर्द है, यानी कि उन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया वो ये है कि जो 9 मई है उसके हवाले से जो गर्द पड़ी हुई है, यानी कि चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि किसने क्या किया, उसको क्लियर किया जाए और उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और 26 नवंबर के हवाले से भी कमीशन बनाया जाए। अब यह है कि अगर मैं 9 मई की तफसीलात में जाऊँगा बात ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन इतनी जगहों पे मेरे ख्याल है कि कोई ऐसी छौनी नहीं थी जिस जगह पे हमले ना हुए हों। और फिर मुझे ज़ाती तौर पे आइडिया है कि एज अ जर्नलिस्ट, हम जर्नलिस्ट हैं, हम कोई एमएनए एमपीए नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अपने इलाके के लोग भी या कोई अपने जानने वाले, जी साड़ा ही बंदा पकड़ा गया उन्हें छुड़ाओ, तो मैं जो पुलिस वालों से पूछता था तो वो कहते थे कि अगर इनकी कोई वीडियो नहीं है ना तो फिर वो उनको छोड़ दिया जाएगा। 2 केसेस में मैं छुड़ाने में कामयाब नहीं हो गया। तीन केसेस से जिसमें एक में वीडियो नहीं थी और 2 केसेस में वीडियोस मौजूद थी। तीनों केसेस में जो लोग थे वो पीटीआई के थे। जो यानी जिसकी वीडियो नहीं थी उसका कोई एज सच कोई कसूर नहीं था, उसने सोशल मीडिया पे किसी को जवाब दिया अपने भाई को ही, और उसको भी यानी कि वो उस चक्कर में गिरफ़्तार हुआ। लेकिन जो बाकी 2 लोग थे वो हमले में शामिल थे, यानी कि वो उधर गुजरांवाला कैंट के हवाले से उधर थे। अब यह है कि इसको इन्होंने एक कन्फ्यूजन क्रिएट की थी कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि एक इलाके का चौधरी हो तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में कोई अपने इलाके के मुलाजमीन को या कोई और जो कि समझा जाए कि उससे कम ताकतवर हैं उनको कहे कि, या अपने बंदों को कहे कि मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो और ताकि मैं इन पर अटैक कर सकूं। हालांकि वो सिर्फ उन पर अटैक करना मसला नहीं होता, उसमें उसकी अपनी रिट चैलेंज हो जाती है। जब थप्पड़ को मार जाता है तो उसके बाद वो बंदा भी मार दें तो चौधरी की रिट चैलेंज हो चुकी होती है। अब हमारे केस में इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एक मिथ बनाई हुई है कि इनको कोई छेड़ नहीं सकता और कुजा के उनकी इंस्टॉलेशंस पे टारगेट हों। और फिर बात यह है जी कि वो तो उन्होंने जी कोई आपने अपने आप पर खुद कराए हैं। अगर उन्होंने कराए हैं तो ये कोई इंतहाई संगीन अमल होगा और ये नाकाबिले माफ़ी है। लेकिन इसको साबित आप कैसे करेंगे? अब यह है कि जो आमतौर पे बात जिधर से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो जी के लाहौर में हमने फ़लाँ जगह पे उधर जी पहले तो उधर इन्होंने को आगे को गिरफ़्तारियाँ क्यों नहीं की, लोगों को आगे जाने क्यों नहीं दिया। अब यह है कि उनकी जो भी असेसमेंट थी, लेकिन जो भी उसके ज़िम्मेदार थे जिन्होंने जाने दिया वो बाद में अपने अंजाम को पहुँचे।
ये भी बहुत कम दफ़ा हमने सुना है कि एक कोर कमांडर और लाहौर का कोर कमांडर वो इस मामले पे, इस इल्ज़ाम पे फारग हो जाए कि उसकी नेग्लिजेंसी, कि लोग उसके घर में कैसे दाखिल हो गए, लोगों ने कैंट में जाके तनसीबात को अटैक कैसे किया, और उसके साथ कोई 2-3 और लोग थे जो कि उनको भी मुलाजमत से हटा दिया गया। तो ये कोई ऐसा नहीं था, ये जो आम लोग बातें करते हैं, आप फिर ये भी कह लें कि ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। और पीटीआई ने अपने रवैये से टाइम एंड अगेन उन्होंने ये साबित किया है कि वो इस तरह की अहलियत रखते हैं। ना सिर्फ ये, इमरान खान के अगर आप अपने इब्तदाई बयान देख लें तो उसमें भी वो ये बातें करते नज़र आते हैं, जिसमें वो कहते हैं जी कि भाई अगर मेरे पे अटैक होगा तो मेरे उसमें जो फॉलोअर हैं वो क्या करेंगे। कभी कहते हैं कि जी अगर यानी कि मुझे आप गिरफ़्तार करेंगे तो मैं उनको रोक तो नहीं सकता था, ठीक है। अब जो है उनके बाद कोई इनको महीने के बाद ख्याल आया कि नहीं इसका कोई इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कीजिए, मामला ज़्यादा ख़राब हो गया। मुझे नहीं लगता, पहली बात तो यह है कि हर बंदे के आजकल अपने अपने हक़ाइक़ हैं माशाल्लाह, और वो उनसे निकलने की कोशिश नहीं करते। तो कोई जुडिशल कमीशन इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसमें यही हो सकता है कि कोई हीलिंग टच, इसमें यही हो सकता है कि कोई माफ़ी का आगाज़, और इसका आगाज़ पीटीआई को करना पड़ेगा। इवन मैं कहता हूँ कोई झूठी माफ़ी मांग ले ना, यानी कि, और ये मैं किसी के बिहाफ पर तो नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट ने क्या करना है, लेकिन मैं तो एक आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ कि कैसे मुमकिन है। कम से कम ये तो कह सकते हैं ना जी कि हमने हम कोई डायरेक्टली या हमारी को ऑर्गेनाइज्ड अटैम्प्ट नहीं थी, लेकिन अगर हमारे लोग थे या नहीं थे, हम हर दो सूरतों में अगर ये तासर भी है तो हम इस चीज़ पर माजरत हाँ हैं। और ये इंतहाई संगीन अमल था, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर टारगेट हुआ, ये आज तक इंडिया नहीं कर सका, ये आज तक टीटीपी वाले काम नहीं कर सके, ये आज तक टीएलपी वाले काम नहीं कर सके, जो पीटीआई ने करके दिखाया। बहुत ही डेंजरस, बहुत इंतहाई ख़तरनाक। अब ज़रा इस जगह पीटीआई की जगह पे आप टीएलपी को लगा के देख लें कि टीएलपी ने ये सारा काम किया होता तो हमारे जो लोग आजकल बड़े डिफेंस में निकले होते हैं, वो की हो गया जी, ये नहीं क्यों ना की कर लिया पीटीआई ने। फिर मैं इनकी बात सुनता है, इनके मुंह से जाग निकल रही होती जी कि ये टीएलपी ने ये काम किया जी, स्टेट किधर सोई हुई है, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। मसला ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं हमारे में से ही हैं, तो हम उनके बारे में एक ज़्यादा टॉलरेंस लेवल रखते हैं हम इतना। और फिर जो है पीटीआई का माशाल्लाह प्रोपेगेंडा वो भी इतना ज़्यादा होता है, लोग के न्यूट्रल बैलेंस होने के चक्कर में कोई सीधी बात भी नहीं कर पाते। एनीवे, मैं लेकिन पुरयकीन हूँ कि अगर इनके दरमियान कोई पॉलिटिकल लोगों के दरमियान मुज़ाकरात हों तो ये कोई रास्ता निकाल लेंगे, और उसके लिए इमरान खान को भी ज़हनी तौर पे पॉलिटिकल होना पड़ेगा। वो एक नॉन पॉलिटिकल तरीके से जारहाना अंदाज में वो जो काम करते हैं ना, उससे इतना एक लंबी गेम नहीं खेली जा सकती। जो फास्ट बॉलर होता है वो कोई एक लंबे मैचेस का वो इतना कामयाब नहीं होता। और जो सुइसाइड बम्बर होते हैं या जिधर बम्बिंग होती है उधर 4 दिन शोर तो बहुत मचता है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिधर सुइसाइड बम्बिंग से किसी ने कोई अपने सारे मुतालबात मनवा ली हों। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, और मैं जो आपको बात कर रहा हूँ इस पर रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है। और ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये भी अपनी तरफ से खुदकश मिशन पर निकले हुए हैं, तो इससे ये कोई इन्होंने थ्रेट एक क्रिएट ज़रूर की हुई है। लेकिन ये अगर आप इन द लॉन्ग रन आपने स्ट्रगल करनी है तो आपको सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा। अगर ये लोग रूल्स ऑफ गेम को मान लें कि बीइंग अ डेमोक्रेट, व्हाट डज इट मीन बीइंग अ डेमोक्रेट, तो उसमें इनके कोई ना मैंडेट का मसला होगा ना कोई और मसला होगा। अगर यही तसव्वुर किया जाए कि मैंने वोट ले लें लेकिन जो है मैं बाद में अथॉरिटेरियन लीडर बनूंगा, तो उससे मामला और ख़राब हो जाते हैं। तो अल्लाह करे इनके दरमियान कोई सुलह हो, लेकिन लगता नहीं है इनके, पर शायद कोई हो जाए आगे। अब जो है कि हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो अफ़गान तालिबान के हवाले से। उनके एक अहम वज़ीर जो कि महाजरीन की आबादकारी के हवाले से वज़ीर थे, और उनका नाम था खलीलुर रहमान हक्कानी। खलीलुर रहमान हक्कानी जो हैं वो एक, और ये एक हक्कानी नेटवर्क है जिसके बारे में आपने किसी टाइम सोचा होगा, जब अमरीकी इधर थे और अमरीकी अखबारों में ख़बरें छपती थी, वो कहते थे हक्कानी नेटवर्क जो है कभी वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, कभी किसी और के साथ, और वो इनको काफ़ी एक टफ़ टाइम भी दे रहे थे। उनके हवाले से 2 अहम वज़ीर हैं इस टाइम जो तालिबान की काबीना में। उनमें एक थे खलीलुर रहमान हक्कानी और दूसरे थे जलालुद्दीन हक्कानी। ये दोनों चचा भतीजा हैं। खलीलुर रहमान हक्कानी चचा और जलालुद्दीन जो है वो भतीजा। भतीजा जो है वो वज़ीर दाखिला है, और जो चचा थे वो उनके महाजरीन की आबादकारी के वज़ीर थे।
और ये काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी थे और किसी टाइम अमेरिका ने इनकी हेड मनी 50 लाख डॉलर रखी हुई थी। बेसिकली इनका जो करता धरता था वो जलालुद्दीन हक्कानी थे, जो खलीलुर रहमान हक्कानी के भाई, और सराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं, वो भतीजा, और खलीलुर रहमान जो हैं वो चचा, और जो जलालुद्दीन है वो यानी कि ये खलीलुर रहमान के भाई, और सराजुद्दीन जो हैं उनके वालिद। तो अब ये है कि खलीलुर रहमान जो हैं इनका आज उधर ये अपने दफ्तर में थे और उधर ख़ुदकुश धमाका हुआ, और उस ख़ुदकुश धमाके के नतीजे में उनकी डेथ होगी और भी लोगों की डेथ होगी। तालिबान ने जो है उनकी हलाकत की तस्दीक की, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा जी कि उनको हलाक ना कहा जाए, उनको शहीद कहा जाए। वो तो अब ये है कि आगे सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया है। अब जो है ना, हमें तालिबान बड़े एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं। अब तालिबान से भी एक्सट्रीमिस्ट उधर मौजूद हैं, और वो हैं दाइश वाले। ये बड़ा एक अलमिया है अनफॉर्चुनेटली, कि हम जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ज़रा एक चाहते हैं कि ज़रा उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, ज़रा मॉडरेट हो जाए। अब उस दौरान कोई और जो इंतहा पसंद है उनकी गुंजाइश बन जाती है, एक और पार्टी बन जाती है, ग्रुप बन जाता है, और लोग जो हैं कि वो उनको एक स्पेस भी मिल जाती है इस तरह के लोगों को। इस टाइम जो तालिबान को उधर एक थ्रेट है वो दाइश की वजह से है, और दाइश जो है यानी कि उनको टारगेट भी करती है। अगर किसी जगह पे सुइसाइड अटैक होते हैं, इससे पहले भी उनके जो दो कोई अहम लोग हैं उन पर अटैक हो चुके हैं। और पिछले दिनों वो कोई किसी को मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, और उस दौरान उनके साथ कोई इर्द गिर्द बॉडी गार्ड भी खड़े थे, और जो दाइश वाले हैं इनके जो अपने टेलीग्राम चैनल्स हैं उस पर उन्होंने वो तस्वीर शेयर की हुई थी, और उन्होंने कहा जी कि आप अगर कहते हैं कि आप डरते नहीं हैं तो फिर इतने बॉडी गार्ड साथ खड़े करने की क्यों ज़रूरत है। आज भी जो इतलात हैं, जो लोग उन चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो बताते हैं जी कि उधर बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है इनकी किलिंग पर। तो अभी तक उन्होंने इसका एक ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन चांसेस ये हैं, इम्कानात ये हैं, पैटर्न को देखकर लगता ही है कि ये दाइश वालों ने, उनका ये एक्ट है, उन्होंने ये काम किया है। तो लेकिन अब यह है कि जो हक्कानी नेटवर्क है उनके लिए एक बहुत बड़ा डेंट भी है, और जो सराजुद्दीन हक्कानी है जो वज़ीर दाखिला हैं, उनकी एक तरह से आप समझें कि रीढ़ की हड्डी थी उनके चचा, जो कि उनको एक पूरी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। और अब जो है इनके उनके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है ओवरऑल तालिबान के लिए। ये इनकी इंटरनल ग्रुपिंग भी है तालिबान में, जिसमें हक्कानी जो है इनके वो अलग से तस्वर किए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जब वो एक कोई एक्सटर्नल एक्टर उनको देखता है तो उसकी नज़र में तो पूरे तालिबान जो है इनके उनके लिए एक सेटबैक है जो हुआ है। तो अब ये है कि हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा तीसरा टॉपिक है केपी में तालीमी निज़ाम के हवाले से खौफनाक तब्दीली। ये तब्दीली का जिसका मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, उधर की जामियात के हवाले से मैंने पहले भी एक दो दफ़ा प्रोग्राम किए हैं। अभी मैं आज दोबारा उस पर बात करना चाह रहा हूँ। उधर हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम की गई है। अब उस तरमीम के नतीजे में जो इख्तियारात हैं, जो चांसलर है वो चीफ़ मिनिस्टर को बना दिया गया है। होता ही है कि जो यूनिवर्सिटी का सरबराह होता है उसको वाइस चांसलर कहते हैं, उसका जो सेरिमोनियल हेड होता है वो गवर्नर होता था। सूबों में मरकज़ लेवल पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात करें तो मरकज़ लेवल पे जो सदर जो हैं, सदर पाकिस्तान, वो उसका सेरिमोनियल हेड होगा, यानी चांसलर वो है। इसी तरह जो सूबों में ये था, अब इन्होंने उसमें तरमीम कर दिया। अब तरमीम पर आने से पहले या उसके क्या असरात होंगे, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा एक मैं बताऊं कि उधर सूरत हाल क्या चल रही है। इस टाइम 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बगैर वाइस चांसलर के हैं जी, 24 यूनिवर्सिटीज़, और 21 यूनिवर्सिटी जो हैं उधर प्रो वाइस चांसलर को नहीं है। 33 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उधर रजिस्ट्रार को नहीं है। 32 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उधर ख़जानची को नहीं है, ट्रेजरर के ऑफिस जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। 30 यूनिवर्सिटीज़ में कंट्रोलर इम्तहानात नहीं है, और 25 यूनिवर्सिटीज़ में ऑडिटर्स नहीं है, यानी जो ऑडिट करने वाले होते हैं ना वो नहीं है। और अब ये है कि जो 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर उनका जो एक हसारे में जा रही हैं, बजट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब यह है जी कि उस दौरान इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया, उसके बजाय क्या किया है उन्होंने, ये किया है कि जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उसको चांसलर बना दिया है। वो चीफ़ मिनिस्टर के जो कहते हैं कि मेरा कोई तालीम के साथ कोई इतना लेना देना ही नहीं है, और उनको उन्होंने चांसलर बना दिया है। और साथ जो है इसके अलावा उन्होंने किया जी कि जो रजिस्ट्रार है वो पहले ये होता था कि उधर ही फैकल्टी से लेते थे, जो सिंडिकेट है वो उसका सिलेक्शन करता था। अब वो भी हुकूमत ने अपने पास ले लिया। इन अदर सेंस ये है कि चीफ़ मिनिस्टर जो है वो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी वो लगाएगा।
और भी इसके अलावा उन्होंने कोई तब्दीलियाँ की हैं। मसलन ये है कि उस पर मैं वैसे बाद में आता हूँ, लेकिन ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रार है, यानी कि आप जब चीफ मिनिस्टर लगाना शुरू होगा तो इसका मतलब यह है कि वो भी अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल हो जाएगी। जब तक गवर्नर के पास था, गवर्नर का ओहदा जो है एक किताबी तौर पे ये गैर सियासी होता है। और गवर्नर के पास टाइम भी काफ़ी होता है। जो चीफ मिनिस्टर है वो चीफ एग्जेक्टिव होता है। चीफ मिनिस्टर जो है उसके पास सर खुजाने को फुर्सत नहीं होती, और इधर जो है चीफ मिनिस्टर सारे इख्तियारात अपने पास लेने जा रहा है। फिर होता क्या है कि जी चीफ मिनिस्टर को टाइम नहीं मिलता और चीफ मिनिस्टर जो है वो फैसले नहीं कर पाते। अब जो सिंडिकेट ने जो फैसले करने हैं, एक तो उधर इन्होंने पहले जो डीन्स होते थे, डीन्स की जगह पे उधर भी इन्होंने कुछ सरकारी बंदे लगाना शुरू कर दिए हैं, यानी कि उसको भी जो सिंडिकेट जो यूनिवर्सिटी का है जो फैसले करेगा उधर भी अपने बंदे, और फिर आगे जो सेनेट की कमेटी होनी है उनका आगे सेनेट होता है, यूनिवर्सिटी सेनेट, जो कि सिंडिकेट के जो फैसले हैं उसकी अप्रूवल सेनेट से होती है। तो अब जो सेनेट है उसको प्रिजाइड करना है चीफ मिनिस्टर ने। जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अगर हवाले से देखा जाए तो इनके जो तकरीबन मेरे ख्याल कोई 64 मीटिंग्स चाहिए जो कि एक सेनेट के हवाले से, और उसमें उसका मतलब ये है कि इनकी हर महीने 5 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी चीफ मिनिस्टर को, जो कि मुमकिन ही नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कर पाए। और उसका नतीजा क्या होगा कि जो सिंडिकेट के फैसले होंगे वो इंतज़ार ही करते रहेंगे जी कि जब चीफ मिनिस्टर आएगा तो फिर हम जो है उधर फैसला करेंगे। जो आगे डीन के जो फैकल्टी के लोग हैं वो उधर से सिंडिकेट से कम कर दिए। तो इन अ सेंस के गवर्नमेंट जो है वो ख़ुद यूनिवर्सिटीज़ को चलाना शुरू हो गई है, यानी कि उनके जो यूनिवर्सिटीज़ के मामलात हैं उसमें भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मुदाखलत करना शुरू हो गई है। दूसरा, जब आपने रजिस्ट्रार अपनी मर्ज़ी के लगाना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि उधर भी आपने अपने नुमाइंदे रख लिए। हाँ, फिर ये है कि जी जो ऑडिट है उसके लिए भी जो इनके कुछ सरकार के बंदे होंगे, वो सरकार जिसका अपना फिजिकल डिसिप्लिन की ये हालत है कि उधर तकरीबन 2 खरब का हसारे में चल रही है। जो केपी गवर्नमेंट है उनका जो 2 खरब का हसारा है वो अपने हसारे पूरे नहीं कर पा रहे, और उधर से जो उन्होंने कहा जी कि एडिटर्स जो हैं वो भी हम अपने लगाएंगे। तो इस सारे अमल में होता क्या है जी कि ये यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। फिर जो मुलाजमतें होनी हैं वो भी जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी मर्ज़ी से मुलाजमतें दिलवाएगा। मुलाजमतों के हवाले से मैंने जो पहले भी मामला सुन चुके हैं उनके बारे में मुझे आइडिया है कि किस तरीके से दिलवाई जाती हैं। सो मच कि इवन ये भी सुनने में आया कि और मैंने बड़ा मोतबर लोगों से सुना है कि जिधर कोई एक मोतबर आदमी कह रहा है कि भाई हम इतने पैसे यूनिवर्सिटी को देंगे लेकिन इतना कट हमें चाहिए। मतलब कि लेट से जी कि मैं अगर कहता हूँ जी कि मैं आपको 10 करोड़ दूंगा तो उसमें कोई 3-4 करोड़ जो है कट है वो भी हमें चाहिए। तो इस तरह के मामला चल रहे हैं जो कि इंतहाई डेंजरस है। ओवरऑल इससे निज़ाम तालीम जो है वो ख़राब हो रहा है। एक और फ़र्क कि इस टाइम हायर एजुकेशन कमीशन जो है सूबे के लेवल पर भी हैं, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है। अगर की नहीं है तो वो क्या है, वो केपी है, और उसकी वजह से जो उधर की डिसीजन मेकिंग है या यूनिवर्सिटीज़ में जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो सारा काम उससे मुतासर हो रहा है। मैं देखता हूँ आमतौर पे पीटीआई के लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन इन्हें गुस्सा दूसरी जगहों पर आता है। यानी कि इन्हें केपी में इन्होंने कभी नहीं सोचा। इनके ख्याल में जो गंडापुर है उसकी ड्यूटी में सिर्फ ये शामिल है कि मैंने पेशावर से लोगों को डी चौक में कैसे लेके आना है, उसकी परफॉर्मेंस का यही म्यार है। इसके अलावा आगे उन्होंने गवर्नेंस कैसे करनी है, वो उधर चला कैसे रहे हैं, जो दूसरी जगहों पे मुतालबात कर रहे होते हैं, क्या वो केपी में चीज़ें ठीक हो रही हैं, इंतहाई गलत हो रही हैं, वेरी डेंजरस। और मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अप्रिशिएट दैम अगर कोई अच्छा काम ये इस मामले में करें। दिल करता है, यानी कि पाकिस्तान में अगर किसी भी जगह पे कोई अच्छी खबरें होंगी तो उनको सुनाने को दिल करता है, लेकिन इधर भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, बस बढ़ के हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि एक ऐसा गांव जिधर गाली देने पर 500 रुपये जुर्माना है, और ये गांव जो है उधर उन्होंने कोई एक पंचायत वगैरह बिठाई और उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक बना हुआ है कि जो भी उठता है माँ बहन की गालियाँ देता है, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। तो ये फैसला हुआ जी कि जो भी गाली देगा ना उसको 500 रुपया जुर्माना होगा। अब उन्होंने इसका जो एक गालियों को वॉच करने का भी एक सिस्टम रखा है, वो ये है कि बाज़ लोग जब गाली दे रहे होते हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे उधर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, और क्योंकि आमतौर पे जो लोग गुस्से में जब गाली देते हैं तो ऊंची आवाज़ में देते हैं, कोई इस तरह किसी काने जाके नहीं आते कि तेरी ऐसी तैसी, तो ऊंची आवाज़ में गाली देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ें वो भी रिकॉर्ड होंगी। दूसरा ये होता है कि उस गाँव में अब जो है ये एक रिचुअल बन गया है, अगर पता चल जाए कि इस जगह पर लड़ाई हो रही है तो वो उसकी जो
उस पे लोग पहुंच जाते हैं कि इधर देखते हैं कि अब कौन गाली देता है और जो गाली देगा उसको जुर्माना होगा। उस वजह से गाली जो है यानी कि ये भी गुस्से का इजहार का तरीका है। तो जब गाली दी नहीं जाती तो बाज़ लोगों की लड़ाई जो है ना, वो लड़ाई का वो मज़ा नहीं आता जिस तरह के आमतौर पर लोग दे रहे होते हैं। लेकिन इसका जो एक इंतहाई अहम पहलू है वो ये है, उन्होंने कहा कि पंचायत ने सोचा कि ये क्या तरीका है कि माँ बहनें इनको इनकी गालियाँ होती हैं कि तेरी माँ दी तेरी बहन दी, इस तरह की गालियाँ देते हैं, उनका क्या कसूर है। ठीक है, तो उसको रोकथाम के लिए उन्होंने ये किया है और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। जब हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं, ये मेरे ज़हन में अक्सर ये बात आती है कि ये क्या है कि जब दो मर्दों की भी लड़ाई होती है तो एक दूसरे को जो है प्रोवोक करने के लिए वो उसकी बहन की माँ की उसको गालियाँ दे रहा होता है। इवन जो जंगों का भी हमने देखा होता है, यानी कि जो जंगें होती थी वो क्या है जी कि उधर जो है ना एक दूसरे की औरतों के साथ रेप हो रहे होते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता उस दरमियान में। या इवन के बाद जगह लड़ाइयों के फ़ैसले होते हैं तो फ़ैसले क्या होते हैं जी कि भाई वो फ़लाँ जो है जिसने को कत्ल किया है उसकी बहन का रिश्ता जो है दूसरे को दिया जाएगा कि बहन सफ़र कर रही है, मर्द नहीं सफ़र कर रहा। गालियों से लेके ये सारे अमल में औरत सफ़र कर रही होती है। तो ये उस गांव का बड़ा अच्छा फ़ैसला है। लेकिन ये गांव जो है पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में है, उधर की महाराष्ट्र स्टेट जो है उधर का ये गांव है। तो उसके हवाले से मुझे अच्छा लगा। आई विश के इधर पाकिस्तान में भी कोई इस तरह के फ़ाइन हो। मज़ीद ये है कि मैं जो आपको पहले केपी के हवाले से बता रहा था, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, एक बात जो मुझे बताना भूल गई वो ये था कि जो मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की, जो डाटा वगैरह शेयर किया, ये एक हैं डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर समीउर रहमान। ये कंप्यूटर साइंस के उधर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केपी यूनिवर्सिटी में, और जो उधर की टीचर एसोसिएशन है यानी कि जो प्रोफेसर्स की एसोसिएशन है उसके वो प्रेसिडेंट हैं। आज उनका आर्टिकल दी न्यूज़ में छपा है, उसमें ये तफसीलात थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।